नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार 3.0 का बजट कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड की बजट से क्या उम्मीदें हैं और क्या इस बजट में उत्तराखंड के लिए खास हो सकता है। साथ ही कांवड़ यात्रा और दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर हो रहे विवाद पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तराखंड का भी मानसून सीज़न जल्दी शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, और ऐसे में क्योंकि मोदी सरकार का भी बजट सत्र आने वाला है, किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या कुछ मांग भी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो उत्तराखंड के इस पावन धरती से, देवभूमि से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार लगातार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि अपना वो उस 18वीं लोकसभा में वो पहला बजट प्रस्तुत करने जा रही है। 20 जून 2024 को दिल्ली में हम लोग बैठे थे और हमने उनसे अपने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अनेकों योजनाओं पे हमने बातचीत की थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने हमारी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया था और उम्मीद कर रहे हैं कि वो ज़रूर हमारे जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करेंगी। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है जी। और 2 लाख करोड़ का काम अभी हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बनने के बाद हमारे उत्तराखंड में चल रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी प्रकार से हमें ऋषिकेश उत्तरकाशी के लिए और टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के लिए वो स्वीकृति प्रदान करेंगे। और उसी प्रकार जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों सलक्यारा में हमारे 41 श्रमिक फंसे थे, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। और हम लोग चूँकि इस प्रकार के लैंडस्लाइड का सामना हमेशा करते रहे हैं, तो ऐसे में हमने क्रोनिक लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के लिए एक संस्थान स्थापना की भी मांग की है। वो चमोली में हो सकती है, पिथौरागढ़ में हो सकती है, चंपावत में हो सकती है। ऐसी ही हमारे यहाँ जो सौंग बांध परियोजना है, हालांकि वो सिंचाई के लिए नहीं है, तो भी हमने भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमने कहा है कि उसमें कुछ फंड का प्रावधान हो जो हमें आवश्यक लगता है। साथ में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। और हमारा चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, मैदान में और पहाड़ी क्षेत्र में हमें भेद करना पड़ेगा। जो काम हम प्लेन्स में आसानी से कर सकते हैं, पहाड़ में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। जो समयावधि यहाँ के लिए चाहिए तो हमें उसमें ज़्यादा समय चाहिए, तो उसके लिए जो आवश्यक हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसमें भी हमने कुछ अलग से प्रावधान की आवश्यकता महसूस से हमने आग्रह किया है। और ऐसी हमारे यहाँ SDRF योजना, जो हमारे यहाँ आप जानते हैं आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा काम करती है, तो उसके ज़मीनी आवश्यकता के लिए जैसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिट लाइन है, वनाग्नि है, इसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जो 25,000 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन की क्षमता उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन अभी हम 42,000 मेगावाट क्षमता का ही दोहन कर पा रहे हैं। और 1,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विद्युत खरीद में हम अपना पैसा लगा रहे हैं। तो हमने कहा है कि इससे इन जो हमारे यहाँ जो और हमारी परियोजना है, उनके विकास के लिए 4,000 मेगावाट की क्षमता का, उसके विस्तार के लिए हमें कुछ फंड की आवश्यकता होगी, वो हमने आग्रह किया है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो भी आप जानते हैं कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हमने 2 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से 8,000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के लिए मैंने इस बजट में प्रावधान की उम्मीद की है। हम लोग 1,500 रुपया वृद्धावस्था के लिए यहाँ के लाभार्थी को देते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्रांश जो है वो बढ़ के 500 रुपये आगामी बजट में हो जाए, जिससे हमारे ऊपर कुछ बोझ कम पड़े, यानी प्रदेश सरकार के ऊपर। और इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ मानसखंड माला मिशन है, इसके लिए भी हमने अवस्थापना में आग्रह किया कि इसमें हमें कुछ और पैसा मिले। 4 धाम में जो कनेक्टिव और विषम परिस्थिति हमारे यहाँ भौगोलिक है, उसके सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के लिए हमने उसमें प्रावधान की मांग की है। और साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर चाहे 4 धाम यात्रा में, चाहे कांवड़ यात्रा में, या नियमित लोगों का आना जैसे रहता है, तो यहाँ के उनके चूँकि हमारे यहाँ जो अपनी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़ साल भर की है,
तो उनकी साफ़ सफाई के लिए, उनकी अवस्थापना के लिए हमने बजट की मांग की है। और साथ साथ जो हमारे यहाँ मनरेगा कार्यक्रम है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें 60-40 के रेशो से हमें फ़ंड मिलता है। तो हमने आग्रह किया कि 50-50 के रेशो में हमें ये फंड मिले ताकि हम अपने प्रदेश का समुचित विकास कर सकें। सर, क्योंकि केदारनाथ मंदिर जो दिल्ली में बनाया जा रहा है उसको लेकर के अब लगातार वाद विवाद भी शुरू हो गया है, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब चूँकि जो लोग आंदोलित थे उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि कुछ लोग सिर्फ हर चीज़ में राजनीति करना चाहते हैं। खासकर कांग्रेस के वो लोग जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, हर मुद्दे में वो राजनीति करना चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, हमारे तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि केदारनाथ धाम जो उस पर पूरे विश्व की आस्था है, लाखों नहीं करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, पौराणिक महत्ता है, उसका महत्व किसी भी कीमत पे कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, भगवान भोले के मंदिर कहीं भी बन सकते हैं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर कहीं भी बन सकते हैं, भगवान केदार के मंदिर कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन धाम नहीं बन सकता, ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई। लेकिन नाहक उस पर राजनीति करना जो कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है, ये बात वास्तव में बहुत चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के मुद्दों पे खासकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और फिर से मैं अपने तमाम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भगवान केदार हमेशा हमारे दिल में बसते हैं, हमेशा करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उसकी पौराणिक महत्ता किसी भी कीमत पे कम नहीं हो सकती। और जिस रूप में वहाँ कहा गया था, लेकिन उन्होंने भी कहा है, वहाँ की समिति ने भी कहा, वहाँ के ट्रस्ट ने भी कहा कि वो केदारनाथ मंदिर है, धाम नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस विषय को अब ख़त्म माना जाना चाहिए। सर, आप भी शिव भक्त हैं और शिव भक्त अब आना शुरू हो गए हैं उत्तराखंड में, कांवड़ी शुरू हो गई है, किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या अपील भी आप करेंगे कांवड़ियों से? देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे कांवड़िए मेरे प्रदेश में आते हैं, गंगा स्नान करने, गंगा जल लेके अपने शिवालयों की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं तमाम शिव भक्तों का दिल की गहराई से उत्तराखंड की देवभूमि की तरफ से उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ, मैं ऋषिकेश से आता हूँ, वहाँ 3 पौराणिक मंदिर हैं शिव जी के। वहाँ चंद्रेश्वर मंदिर है, वहाँ नीलकंठ महादेव है, वहाँ वीरभद्र महादेव है, सोमेश्वर महादेव है, और इसके साथ केदारनाथ तो है ही है, आप जानते ही हैं। और इतने प्रसिद्ध मंदिर, और बल्कि कहें तो उत्तरकाशी में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अनेकों बड़े बड़े शिवालय यहाँ पे हैं जिनका पौराणिक महत्व भी है। लेकिन जो शिव भक्त यहाँ आते हैं, मेरी उनसे अपेक्षा ये है कि वो आएँ पूरे धर्म के साथ, आस्था के साथ, जो उनके अंदर भक्ति है, जो उनके अंदर साधना की भाव है, वो निश्चित रूप से अपनी भावनाएं लेके आएँ। मैं माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिस गंगा जल को लेके वो जाते हैं, मैं भगवान भोले के चरणों में विनती कर रहा हूँ कि उनकी साधना पूरी हो, उनकी भावना पूरी हो, लेकिन वो यहाँ आएँ, धार्मिक भाव के साथ आएँ, धार्मिक मान्यता के साथ आएँ। उनके स्वागत के लिए हमारी सरकार और हम लोग तैयार हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बैठक ली है व्यवस्थाओं के लिए। उन्होंने तय किया कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर की जाएगी, उनके चरण वंदना की जाएगी। ये सब बातों को लेके आप समझ सकते हैं कि हमारी भावना उनके प्रति बहुत अच्छी है। जी, धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भी बेहतर बजट के लिए काम करे। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने राजकीय चिकित्सालय में डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि अब मशीन का लाभ मरीजों को मिल सकेगा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति के साथ बैठक भी की, जिसमें विधायक ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बैठक से पहले विधायक ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई है। आज हमारे चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक भी है। इसमें हमारे यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट और हमारे सीएमओ साहब, यहाँ के जो हमारे अधीक्षक हैं, ये यहाँ उपस्थित हैं, और तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो यहाँ के आगे जो हमारे दिक्कतें आ रही हैं, उनमें हम विचार विमर्श करेंगे। और अस्पताल में हमारे पेशेंट्स को, मरीजों को कैसे बेहतर
चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, कैसे यहाँ पर अच्छी दवाएँ मिलें, कैसे अल्ट्रासाउंड की और अच्छी व्यवस्था हो, इस बारे में आज विचार किया जाएगा। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको ज़िम्मेदारी है सफाई की, तो अगर वो कोई लापरवाही कर रहे हैं, अगर उसके पास समुचित का जितना उसका अनुबंध में जितने कर्मचारी यहाँ पर रहने चाहिए, अगर वो नहीं है, तो उसके खिलाफ उसके कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज ये भी सुनिश्चित करेंगे बैठक में, यहाँ की जो चाहे यहाँ शौचालय हैं, यहाँ चाहे कमरे हैं या जो भी तमाम आस-पास का परिसर हो, उस परिसर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, बढ़िया हो, अच्छी हो और हाइजीनिक हो। आगामी 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है। मेले के दौरान शिव भक्तों को रूट और पार्किंग की जानकारी से अपडेट रखने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। इस बार शिव भक्त मोबाइल से QR कोड स्कैन कर रूट और पार्किंग की जानकारी ले सकेंगे। एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने निर्देश पर यातायात पुलिस ने QR कोड का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए एसपी यातायात पंकज गैरोला ने पंपलेट बांटने के लिए 5 टीम आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्यों के लिए भी रवाना कर दी है। समस्त कांवड़ यात्रा के दौरान जो समस्त जो ट्रैफिक है वो एक निर्धारित पॉइंट से डाइवर्जन पर जब लाया जाएगा, साथ में जो निर्धारित पार्किंग है उन तक पहुंचने के लिए हम लोगों के द्वारा हरिद्वार पुलिस की साइट्स में भी एक QR कोड हम लोगों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। जो जितने भी हमारे निर्धारित पॉइंट्स में जो साइनेजेस हैं वहाँ पर वो उनको चिन्हित किया गया है। साथ में जो हमारे पम्फलेट वगैरह हैं जो मेन डाइवर्जन पॉइंट में, उनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो स्मार्टफोन यूज़ करता हो QR कोड का उपयोग करते हुए जो उसके निकटवर्ती पार्किंग्स हैं और जो अवेलेबल पार्किंग है उस तक पहुंच सकेगा। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा यह भी उस साइट में दर्शाया जाएगा कि जो पार्किंग अगर फुल हो जाती है तो नेक्स्ट कौन सी निकटवर्ती पार्किंग है। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में देर रात टोल प्लाजा के पास रास्ते से कावड़ हटाने को लेकर कावड़ियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्थिति तब बिगड़ी जब कावड़ियों ने पुलिस पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद कावड़ियों ने टोल प्लाजा को जाम कर दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती भी अब कर दी गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम प्रकरण विवाद में भले ही प्रदेश के साधु संत फिलहाल मान गए हों, लेकिन सियासत करने वाले अब तक नहीं माने हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और अब विपक्ष पूछ रहा है कि ट्रस्ट को मंजूरी किसने दी थी। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर उत्तराखंड में सियासत पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है। एक तरफ तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया तो सरकार ने उन लोगों से बात की और आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। तो अब विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि अगर इस नाम से 2 साल पहले ट्रस्ट ने रजिस्टर कराया तो इस पर BKTC अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में भ्रमित नहीं कर सकते। आप हमारी भावनाओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाला बनियाओं की दुकान नहीं, ये मंदिर है और परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि BKTC के अध्यक्ष को इस पर सफाई देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप भ्रमित नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं से, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये कोई लाला बनिया की दुकान नहीं है, ये मंदिर है और मंदिर और हमारी परंपराओं से छेड़छाड़ हम स्वीकार नहीं करते। हम देव भूमि के लोग हैं। विवाद के बाद मंदिर को बनाने जा रहे ट्रस्ट अपना नाम बदलने पर विचार कर रही है ताकि विवाद को हल्का किया जा सके। पिछले दिनों देहरादून में ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र औदरियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ बता दिया था कि 2 साल पहले ट्रस्ट का नाम रजिस्टर ऑफिस में पंजीकृत कराया गया था, लेकिन इस दौरान किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। इस बयान के बाद अब विपक्ष ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका पटापेक्ष भी करेंगे, इसको एक्सपोज भी करेंगे और मैं तो भक्तों से कहना भी चाहूँगा कि नियत देखकर जाएं। भाव आपका भक्ति का भी होना चाहिए, लेकिन जिसने जहाँ जो चीज़ प्रतिष्ठित करेगी उसकी क्या भावना, उसको भी हमको देखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर BKTC समिति और अध्यक्ष ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। BKTC अध्यक्ष अजिंदर अजय ने कहा कि अगर इस ट्रस्ट को किसी ने NOC दी है तो हमें उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें NOC दी गई है
वो सामने आए तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अगर उनको किसी ने एनओसी दी है तो हमको उपलब्ध कराएं वो, और अगर किस स्तर से उनको एनओसी दी गई है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। दरअसल पहले दिल्ली के बुराड़ी में ट्रस्ट ने केदारनाथ धाम बनाने की घोषणा की और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन कराया। खबर सामने आने के बाद जब देहरादून से लेकर केदारनाथ तक साधु संत विरोध करने लगे तो ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि बुराड़ी में धाम नहीं बल्कि मंदिर बनाएंगे। राज्य के सीएम ने भी मुलाकात में साधु संतों को आश्वासन दिया, जिसके बाद केदारनाथ में साधु संतों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने पिछले दिनों देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 24 जुलाई को हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक पैदल यात्रा की घोषणा कर दी। इससे यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत है उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी हर की पैड़ी से और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। कितने दिन लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव होंगे, कितना किस दिन हम पैदल किलोमीटर चलेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको प्रोग्राम के साथ भेज देंगे। कांग्रेस की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तब प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहते हैं। जब भी उत्तराखंड की छवि खराब करने की बात आती है तब कांग्रेस आगे आती है। इधर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंदर अजय का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम का उपयोग केवल और केवल केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए कर रही है। कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। देखिए, कांग्रेस को सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए, युवराज सद्बुद्धि यात्रा। जब उनके युवराज संसद में सनातन धर्म के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, जब उनके युवराज सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले हर सनातनी छेड़खानी करते हैं, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सनातनी धर्म के प्रति आस्था कहाँ चली जाती है। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। उनके युवराज जिस प्रकार से भ्रामक बयानबाजी करते हैं, उनके युवराज जिस प्रकार से सनातन पर प्रहार करते हैं, और जब जब सनातन को पर प्रहार करने की बात होती है, जब जब सनातन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात होती है, तब तब कांग्रेस आगे आती है। ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा है। ये वही कांग्रेस है जो अपने देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए विदेशों में जाती है। ये वही कांग्रेस है जो अपने प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए दिल्ली में जाकर के बयानबाजी करती है। कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को युवराज सद्बुद्धि यात्रा निकालनी चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड में केदारनाथ धाम प्रकरण को लेकर राजनीति हो रही है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल मामला ही शांत होने वाला है। मौजूदा वक्त में साधु संत शांत है, लेकिन ट्रस्ट मंदिर बनाने की बात से पीछे नहीं हट रहा। लिहाजा ये पूरी उम्मीद है कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा तो आने वाले दिनों में फिर से साधु संत नाराजगी जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनबिल टीवी। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इसी के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों समेत राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में भारी बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। निकलने से चैन लेता है। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे है तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून, टेहरी, पौड़ी या चंपावत है। इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि हाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूं जुलाई की तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम। और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। तो इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट उसको रखा, ऑरेंज वार्निंग में उसको रखा गया है। तो 2 दिन जो है मैं कहूँगा इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।